बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम चैप्टर 6 स्टोकियोमेट्री क्लास 9 का जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया जी। एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? ऐसा फार्मूला होता है जिसमें हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसी भी एटम का कंपाउंड के अंदर मालूम करते हैं। यानी अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड मौजूद है, उसका आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर दें एटम का, तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है। इसकी एग्जांपल को भी हम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या होता है? किसी भी फार्मूले का एक्चुअल फार्मूला जो होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि द फार्मूला विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यानी अगर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स की तादाद है उसका जो एक्चुअल नंबर है, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का C6H6, ठीक है। C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज़ द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द बेंजीन। लेकिन इसके जो अगर आप एटम्स देखें तो इनकी कार्बन की एटम्स की तादाद है 6 और हाइड्रोजन के एटम की तादाद है 6। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बेंजीन के अंदर इतने ही होते हैं, कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं। तो बहुत ही आसान सा था। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ऐसा फार्मूला होता है जिसमें जो एटम की तादाद है वो क्या रहती है? एक्चुअल रहती है, ओरिजिनल रहती है। यानी कि ये दिस इज़ द ओरिजिनल फार्मूला ऑफ द बेंजीन, एक्चुअल फार्मूला ऑफ द बेंजीन, जिसमें कार्बन की तादाद 6 और हाइड्रोजन की तादाद भी 6 है। इसी तरह अगर आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना चाहें तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? बेसिकली हम ये कहते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं इसका मालूम करूं तो एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो करेंगे क्या? इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या लिखेंगे? इसको कैंसिल करेंगे, एक ही टेबल से काटेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो जस्ट CH होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ग्लूकोज का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसने दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला होता है, तो ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो एक ही नंबर से काटें इसको, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। तो ग्लूकोज का जो है हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है 1:2:1। यानी कि कार्बन की तादाद 1 होती है, हाइड्रोजन की तादाद 2 होती है और ऑक्सीजन की तादाद 1 होती है जब हम उसको ग्लूकोज के फार्मूले को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करेंगे। ठीक हो गया। हैंस इट्स एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया? CH2O। तो बहुत ही आसान था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास आते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड द फार्मूला मास, देयर इज़ अ डिफरेंस। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का मास होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। फार्मूला मास इज़ बेसिकली आयनिक कंपाउंड का होता है। यानी कोई भी कंपाउंड जो आयनिक है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड आपको मैंने डिटेल में वीडियो पढ़ाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स केमिकल बॉन्ड के वीडियोस में। तो मॉलिक्यूलर मास होता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। फार्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। ये मेड अप ऑफ फार्मूला यूनिट्स। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है, ये क्या शो करता है? ये सिर्फ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह मास ऑफ वन फार्मूला होता है। यानी कि फार्मूला मास से समझ में आ रहा है कोई भी फार्मूला है जिसका मास जो है सिर्फ एक फार्मूला यूनिट का जो मास है, दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला मास। और बेसिकली दोनों का तरीका यही है कि आपने क्या करना होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया। यानी सारे एटॉमिक मास को आप ऐड करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे भी लिखा है कि ऐड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो या फिर फार्मूला। यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो होगा और या फिर फार्मूला अगर कोई आपके पास मौजूद है आयनिक कंपाउंड का, तो उसका भी आपने मास सेम टेक्निक से मालूम करना है। तो पानी था H2O, हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसका मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके मोल से 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 1 ज़ा 2 और 16 और 2 कितने हो गए? 18 AMU। सोडियम का मास अगर प्योरिटी टेबल देखा जाए तो 23 होता है। क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो इसका आंसर आ गया 58.5 AMU, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में बहुत आसान सा फ़र्क था। मॉलिक्यूलर मास हम मालूम करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फार्मूला मास इज़ रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड्स।
इसी तरह अगर आपने मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास कर देते हैं तमाम एलिमेंट्स के जो कंपाउंड में मौजूद होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हमें फार्मूला मास मालूम करना है KClO3 का। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ये, और इसका मास मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वैसे तो आपके एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में जो एलिमेंट्स पेपर के अंदर हैं उसका एटॉमिक नंबर भी दिया जाता है और मास नंबर भी, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला मास मालूम करना हो या मॉलिक्यूलर मास, तो आपने क्या करना होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड और द फार्मूला। तो आपने इसमें एटॉमिक मास को ऐड करना होता है। तो बहुत आसान सा है, अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आपके तो मज़े आ जाएंगे। चलें जी, एटॉमिक मास होता है 39 पोटेशियम का, ठीक है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सबके मास को आपने ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखना है पोटेशियम का मास 39, क्लोरीन का 35.5, ये जो 3 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन के मास से 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने मोल दिए हुए 3, ठीक हो गया। अब आपने इन सबको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया ये। आ जाते हैं डिटरमाइन द फार्मूला मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला मास बताना है। दीज आर और आयनिक कंपाउंड, सोडियम पॉजिटिव है, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1 फार्मूला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका फार्मूला मास आपने बताना है। वही प्रोसीजर है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला। तो बस सोडियम का मास है 23, ये रहा, हाइड्रोजन का मास है 1, ये रहा, कार्बन 12, ऑक्सीजन के इधर जो नंबर लगा है दैट इज़ मोल, दैट इज़ 3, ये 3 इधर आ गया, और ऑक्सीजन जिसका मास होता है 16 वो ब्रैकेट में आपने लिख दिया या मल्टीप्लाई लगा लें। तो ये जो 3 है ये इसके मास, ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई होता है। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई, आपने डायरेक्ट नहीं करना, ये जो प्लस हो रहे थे इनको प्लस करना है और फिर 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके फिर इनको प्लस करा तो हमारा आंसर 84 AMU एटॉमिक मास यूनिट आ गया। चलें जी, नेक्स्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन का मास होता है 12 और ये जो 2 लगा हुआ है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 2 लगा हुआ है तो 2 को इसके मास से, ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 44 AMU। चलें जी, इसी तरह ये यूरिया आपको फार्मूला दिया हुआ है, यूरिया NH2 ट्वाइस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ये पूरा जो है बेसिकली इसका जो फार्मूला अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड हो, NH2 एक तरफ होता है, NH2 एक तरफ होता है, तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ यूरिया। साथ में अमोनियम नाइट्रेट, इसका भी आपने क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो मास क्या होता है, फार्मूला अब आपको याद हो जाए, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ फार्मूला मास और अ मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हल्का सा फ़र्क है कि मॉलिक्यूलर मास होता था, आपने देखा था कोवलेंट कंपाउंड्स का, और फार्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड का। तो चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। यूरिया का मास मालूम करते हैं। यूरिया का कैसे मास मालूम करेंगे, NH2 ट्वाइस था, तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन देखें, इधर देखें, नाइट्रोजन के बाहर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ अगर 2 है तो 2 को उसके नाइट्रोजन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन का मास होता है 14, और क्योंकि ये मास में जैसे आप करते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इस 2 का मतलब है 2 इन दोनों के साथ है, ठीक है, कार्बन CO के साथ या कार्बन के साथ नहीं है, ये इस तरह लिखा हुआ है, छोटा सा, मैंने बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन इसको इस तरह लिखना है, ठीक हो गया। नाइट्रोजन का मास होता है 14 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर फार्मूला वही है ना, सम ऑफ एटॉमिक मास, सब सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड करना है। फार्मूला क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला। तो अब आपने क्या किया, सम कर देना है सारे एटॉमिक मास को, लेकिन ध्यान से। हाइड्रोजन देखें, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, 2 2 4 हो गया और 4 लिखा आपने, और हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और आपका आंसर आ गया 60 AMU। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट आप कर लेंगे, कैसे करेंगे चलें वर्बली बता देती हूँ। नाइट्रोजन का मास होगा 14, हाइड्रोजन का मास होगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 आ जाएगा, तो 14 को 4 में ऐड किया 18 हो गया। फिर से नाइट्रोजन आ रहा है, 18 में नाइट्रोजन के मास यानी कि 14 को ऐड करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का जो ये मोल लिखा हुआ है 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, और सबको सम कर देना, कुछ नहीं करना होता है, बस सारे एटॉमिक मासेस, एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करना होता है, लेकिन जो नंबर नीचे लिखा होता है, जो मोल्स होते हैं, उसको आपने उसके मास से मल्टीप्लाई करना होता है। चलें जी, आ जाता है कि हाउ यू मेक अ फार्मूला।
आप फार्मूला कैसे बनाएंगे। आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है जिसको आपको आइंस उसमें दिए हुए, नाइट्रेट आइंस, कार्बोनेट आइंस, सल्फेट आइंस, तो आपने उसको याद भी करना है। तो यहाँ पे आप देखें केमिकल फार्मूला और नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो बाइनरी कंपाउंड से बात समझ में आ रही है। लफ्ज़ बाइनरी कंप्यूटर में आए या मैथ्स में आए, लफ्ज़ बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक हो गया, 2 हो गया। तो बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड इज अ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड। ओके, व्हाट आर द रूल्स ऑफ आयनिक फार्मूला। अब आपने फार्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। अब फार्मूला बनाने के लिए देयर आर 3 रूल्स हैं। आपकी किताब में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लें। फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट हम पहले जब फार्मूला कोई भी बनता है तो हमने यहाँ पे देखें सबसे पहले मेटल होता है और दूसरे नंबर पे नॉन मेटल है। पहले नंबर पे हमने मेटल लगाया हुआ है, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल लगाया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे एक और रूल ऐड कर दूँ तो मैं ये लिखूँगी कि सबसे पहले आपने, अगर मैंने आपको कहा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताएं, तो आपने सोडियम क्लोराइड का पहले आपने सिंबल लिखना है। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट आपको पता होना चाहिए किसी भी फार्मूले में। ये NaCl अगर फार्मूला है, ये देखें NaCl फार्मूला है, अगर किसी भी फार्मूले में फर्स्ट वाला जो पार्ट है जैसे सोडियम है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, जब भी मैंने लिखा है कि फर्स्ट पार्ट शुड बी अ मेटल, सेकेंड पार्ट शुड बी अ माइनस यानी कि एनाइन होगा। पहला पार्ट पॉजिटिव होगा हमेशा किसी भी फार्मूले में, फर्स्ट पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और सेकंड पार्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा किसी भी फार्मूले में, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है ये। अब यानी कि जब पॉजिटिव साइन किस पे आती है, वैसे भी मेटल पे आती है। जब भी हमने कहा कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द मेटल, यानी कि आपने मेटल का सिंबल लिखा और फिर नॉन मेटल। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसकी चार्जेस बताया। अब जैसे सोडियम हम सब जानते हैं कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 है, तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1, क्योंकि आपको पता है, एक पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लोराइड 7 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। 7 ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इनके चार्जेस आपने लगा दिए, +1 इधर आता है और -1। अब आपने क्या किया, इसी तरह आपने एल्युमिनियम, अच्छा मैं इसके आगे भी स्टेप बताती हूँ। तो फर्स्ट आपने क्या किया, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपने सबसे पहले आपने मेटल लिखा और नॉन मेटल, या आसान ज़बान में जो भी आपको फार्मूला मैंने लेट सपोज कह दिया सोडियम क्लोराइड, तो आपने सोडियम का सिंबल लिखा Na और क्लोराइड का सिंबल लिखा Cl। फिर आपने क्या किया, चार्जेस लगाए। चार्जेस आपको बता दिया, आपको थोड़े से एलिमेंट्स याद रखने होंगे कि ग्रुप 1A में जैसे आपको याद रखना है, ग्रुप 1A में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप 2A में आपको याद रखना है ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ग्रुप 3 में चलो फ़कत एल्यूमिनियम याद रख लें आप, वैसे तो बोरॉन भी याद रहना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम याद रख लें। ग्रुप 4 में कार्बन और सिलिकॉन याद रख लें। ग्रुप 5 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस याद रख लें। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, सल्फ़र याद रख लें। और ग्रुप 7 में तो सारा ही याद रख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो चलें, अब यहाँ तक बात हो गई थी और ये बहुत डिटेल में पीरियोडिक टेबल में समझाया हुआ है कि चार्ज कैसे आया। चाहिए जो एरोस थे हमारे, ये आप देख सकते हैं, ये एरो ये शो कर रहा है कि जो +1 है ये क्लोरीन के पास आएगा, यानी क्रॉस करेंगे इसको, चार्जेस को आपने क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस करना है, यहाँ लिखा भी है क्रॉस द चार्जेस टू बिकम सब्सक्रिप्ट्स ऑन द अपोजिट आइन। इसको आइंस को अपोजिट कर देना। अच्छा, प्लस माइनस का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, बस आपने +1 था तो इधर नीचे आके यहाँ पे 1 ही रहेगा, बस प्लस नहीं लगेगा। इसी तरह -1 है तो नीचे आ जाता है 1, यानी कि चार्जेस क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। तो जाहिर है +1 और -1 कैंसिल भी हो सकता है, 2 बातें हैं, क्योंकि 1 तो आपको पता है लगाते नहीं है, मैथ्स में भी नहीं लगाते, केमिस्ट्री में। तो ये आपने देखा कि 1 इधर भी आ गया सोडियम के पास, 1 उधर भी चला गया, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली +1 -1 को काट सकते हैं, तो NaCl बच जाता है। एल्यूमिनियम को देखें, और यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला सबसे पहले यू हैव टू राइट द मेटल एंड नॉन मेटल, और यू मे से दैट, आपको क्या करना है, आपने सिंबल लिखना है पहले। एल्यूमिनियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए, Al होता है, स्मॉल लेटर का L होता है, और ऑक्साइड का सिंबल हो गया O। एल्यूमिनियम अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, तो +3 चार्ज आता है। और फिर ऑक्सीजन जो है आपका ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। 6 का मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2।
तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा जब भी माइनस साइन आई। तो पहला काम, राइट द सिंबल्स ऑफ द फार्मूला। दूसरा काम, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव। ये आसान जबान में पहला वाला पार्ट मेटल होता है और दूसरा पार्ट नॉन मेटल। अब चार्जेस जो है ना, आपने इसको क्रॉस कराना है। ये जो 2 था ऑक्सीजन का, ये एल्यूमिनियम के पास आ गया, और एल्यूमिनियम का जो 3 था वो ऑक्सीजन के पास आ गया। इतना कोई सिंपल है, ये देख लें। ये मैंने क्रॉस भी बनाया है, क्रॉस से ये शो कर रहा है कि ये जो ऑक्सीजन का 2 था ये एल्यूमिनियम के पास आ गया, और एल्यूमिनियम का 3 जो था वो ऑक्सीजन के पास आ गया। तो फार्मूला बिकम्स Al2O3। अब हम देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। बेसिकली एवोगैड्रो नंबर से पहले हम ये अगर देखें, एवोगैड्रो बेसिकली ये मेजरमेंट होती है या काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप 1 दर्जन अंडे लेने जाते हैं, तो 1 दर्जन का मतलब है कि इसमें कितने अंडे आने वाले हैं, 12 अंडे। तो बस जस्ट लाइक अ काउंटिंग और मेजरमेंट है। बिल्कुल इसी तरह ये आपने क्या किया कि ये साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसने कैलकुलेट करके दिया वैल्यू कि अगर 1 मोल, जैसे आपने कहा ना 1 डज़न का मतलब है कि उसमें कोई भी 12 चीज़ें आ सकती हैं। 1 डज़न का मतलब ये है कि 12 थिंग्स आर देयर। अब वो ऑरेंजेस हैं या व्हाटएवर। तो इसी तरह 1 मोल का इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी कि 1 मोल के अंदर ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो यानी कि जैसे कि आप 1 डज़न के लिए 12 चीज़ें सपोज़ हमें पता होता है कि 1 दर्जन के अंदर 12 आएंगे केले या वॉटेवर। इसी तरह 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स बराबर होता है 1 मोल के। और मोल क्या होता है अभी हम नीचे डिस्क्राइब भी करेंगे। मोल का मतलब क्वांटिटी है, काउंटिंग है, ठीक है, अमाउंट है। तो ये अगर आपके भी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो जब एटम्स और मॉलिक्यूल का जिक्र हो तो वो मोल 1 मोल बराबर हो जाएगा इसके एवोगैड्रो के नंबर के बराबर। तो दिस स्पेशल नेम इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। एन बड़ा होगा और ए थोड़ा आप छोटा कर लिएगा। लेट्स कम टू मोल। जैसे कभी मैंने कहा मोल बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मोल आप ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी होती है विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन मास। ठीक हो गया। मोल इज़ अ यूनिट टू काउंट पार्टिकल्स। मोल बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि 1 मोल बराबर होता है इतने एवोगैड्रो के। बेसिकली मोल इज़ अ क्वांटिटी, मोल इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विच आर वेरी टाइनी। देख लें, अब आप देखें, अभी जो ऊपर वाली बात की थी, बिकॉज ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग का मतलब है अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो दैट इज़ इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 ऑफ दैट थिंग। अब एग्जांपल मैंने आपको दे दी। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चलो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, तो इसमें कितने जो है मॉलिक्यूल होंगे या कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। बेसिकली एवोगैड्रो नंबर हो या मोल हो, इट इज़ बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो कि एक्सप्रेस की जा रही है। मोल को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम ग्राम्स के अंदर, और 1 मोल बराबर होता है 6.022 10 की पावर 23 के। तो एग्जांपल भी आ गई कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहें आप, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में 18 ग्राम उसका मास होता है, और इतने जो है मॉलिक्यूल पानी के मौजूद होंगे 1 मोल के अंदर, जो कि 6.022 10 की पावर 23। तो 1 मोल क्या आपको मैंने बता दिया। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम अगर मैं आपको बताऊं तो सोडियम का जो है मास होता है 23 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम जो है 23 ग्राम के बराबर होता है। उस सोडियम एटम में कितने हमारे पास एटम्स मौजूद होंगे सोडियम के, तो 1 मोल के अंदर इतने ही होंगे, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। केमिकल कैलकुलेशन आ जाते हैं जी। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। अच्छा जी, आपने यूनिटरी मेथड क्लास में पढ़ा हुआ है, मैथ्स के अंदर भी यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। पहले आप 1 की कीमत मालूम करेंगे और फिर आपको जो वैल्यू दी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, तो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं और हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कहाँ आएंगे, राइट साइड पर, और जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या है, ग्राम, यानी कि ये शो कर रहा है मास गिवन है, तो मास आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे और नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे राइट साइड पे।
सही हो गया, ये देख सकते हैं। तो आपने जब न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, पहले तो आप थोड़ा सा आप अपने लिए अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n, और इसके अलावा आपको मास गिवन है विच इज़ इन अ ग्राम। तो आपने मास से किस में कन्वर्ट, ये कन्वर्जन है बेसिकली, मास या जो कि ग्राम जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, ग्राम से आपने कहाँ जाना है, नंबर ऑफ़ मोल्स में। तो कह रहे हैं 2.5 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हीलियम का मास आपको पता होना चाहिए, वो आपको खैर इतनी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, एग्ज़ाम में आपको पेपर में दिया होता है। हीलियम का जो मास होता है पीरियोडिक टेबल में गिवन है, दैट इज़ हीलियम का मास, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, तो हीलियम का जो मास होता है ओरिजिनल वो है 4। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, ज़ाहिर है 1 मोल होंगे। अभी हमने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक नंबर भी गिवन, एटॉमिक मास भी, जो एटॉमिक मास है ना उसी को मैं कर रही हूँ नंबर ऑफ़ मोल्स के, यानी 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है कि हीलियम का जो ओरिजिनल मास होता है वो 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ़ हीलियम। अभी मैंने आपको मोल समझाया था। 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हीलियम। तो यूनिटरी मेथड कर रहे हैं तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था 2.4 में कितना होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2.4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.6 मोल्स आंसर आ जाएगा। अब जी हमारे पास अगेन आ गया 250 mg ऑफ कार्बन। आपको पता है कि हम मास जो कि ग्राम स्टैंडर्ड है उस मास से हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स में, लेकिन ये जो है मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो मिलीग्राम को फर्स्ट हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर नंबर ऑफ़ मोल्स में। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 0.25 ग्राम। अब वही कहानी कि कार्बन का जो मास पीरियोडिक टेबल में गिवन है वो है 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम है। एटॉमिक मास कार्बन का या मोलर मास होता है 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम कितने के इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन। और अगर मैं कहूँ कितने एटम्स मौजूद हैं तो 6.022 10⁻23 एटम्स मौजूद है। ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लें कि जो मास है कार्बन का वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 12 ग्राम है। 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर जो भी हमने किया था। तो चलो इधर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम बराबर होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के। तो फिर यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, यूनिटरी का मतलब ये, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए 1 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो फिर हमने मिलीग्राम को चेंज किया था तो हमारा आंसर आया था। तो 0.25 ग्राम में कितना होगा, तो ज़ाहिर है 1/12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, हमारा आंसर आ गया मोल्स के अंदर। सी पार्ट में आ जाते हैं जल्दी से जी। सी पार्ट है कि 15 ग्राम ऑफ NaCl में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। तो वही बात है सबसे पहले, क्योंकि ये अब कोई एक एटम नहीं है बल्कि पूरा एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड का, आपको पूरे कंपाउंड का मास मालूम करना है जिसे कहते हैं मोलर मास। तो अभी तक तो एक एक एटम थे, जो मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में इसका मास कार्बन का 12 होता है, जिस तरह आपको अभी पिछली स्लाइड्स में दिखाया है। तो आप सोडियम क्लोराइड का पूरा मास मालूम करना है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको मालूम करना है। सबसे पहले सोडियम का मास हमें पता है, आपके एग्ज़ाम में दिया भी जाएगा पेपर के अंदर। सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ाहिर मास है तो इसका यूनिट है ग्राम। तो अब हमने मोलर मास कैलकुलेट कर दिया। अब हमारी शुरुआत भी ऐसी ही होगी कि सोडियम क्लोराइड का पूरे कंपाउंड का मास, ये तो गिवन मास है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन मास है, ये आपका मोलर मास जिसे आप ओरिजिनल मास कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं। एक तो है आपका सबसे पहले मोलर मास जो आपने कैलकुलेट किया है, फिर यूनिटरी मेथड में 1 ग्राम का मालूम करेंगे और फिर 15 ग्राम में कितने होंगे। तो ये देखें जी, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड का जो मास होता है 58.5 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 मोल, और फिर एवोगैड्रो आपको पता है ये इक्वल टू 6.022 10⁻23 जो है इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हो गए, या आइंस मौजूद होते हैं। तो 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 1 ग्राम में कितने होगा, एक की कीमत मालूम करने के लिए क्या करते हैं, 1 को डिवाइड किया 58.5 से। तो सवाल में था 15 ग्राम में कितना होगा, तो जाहिर है 1 ग्राम में अगर इतना है तो 15 में क्या होगा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं ई पार्ट पे। अगेन किलोग्राम में दिया हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मास का यूनिट होता है ग्राम।
तो किलोग्राम को पहले तो आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। 1.5 है तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए आपने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन करेंगे भी किससे, 1000 से। सेकंड काम हमारा होता है कि क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना होता है सबसे पहले मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। तो मोलर मास ऑफ MgO, मास मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया MgO का मास 40 ग्राम। तो वही कॉन्सेप्ट है सारा, मास हमें कैलकुलेट करना है ग्राम्स के अंदर और नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पूरे कंपाउंड का जो मोलर मास है या फिर अगर कोई एटम है तो उसका मास। तो ये पूरे कंपाउंड का जो मास है MgO का वो 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम ऑफ MgO इज इक्वल्स टू 1 मोल, यानी जो 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बराबर होता है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया ना पिछली वाली वीडियो में। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना होगा, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 40 से। तो फिर हमने ये वाला फिगर नहीं लिखना है, हमें ये फिगर लिखना है जो ग्राम्स में हमने कन्वर्ट किया था। तो 1500 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा, तो 1 में इतना होता है, तो 1500 में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मोल्स में। ठीक हो गया बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखें, इसका अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है जो बहुत आसान है, लेकिन यह है कि वो फार्मूले के थ्रू होगा। आप चाहें तो अल्टरनेट से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आप यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा आसान है। वैसे तो दोनों प्रोसीजर सही हैं, लेकिन इशू ये है कि अभी जब आप मैट्रिक में स्टोइकियोमेट्री करेंगे तो आपको यूनिटरी मेथड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। और मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी चलें बता देती हूँ। अल्टरनेट मेथड ये होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स ज़ाहिर है कि मालूम करना है, जो हमने राइट साइड पे रखा है, नंबर ऑफ़ मोल्स राइट साइड पे रखा है जो मालूम करना है, और मास जो पता है वो हमने लेफ़्ट साइड पे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ़ मोल्स का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना था, ये 1.5 kg को चेंज किया था ना हमने 1500 ग्राम में। तो गिवन मास को आप लिखेंगे ऊपर 1500, गिवन मास ऊपर आ गया, गिवन मास ऊपर आ गया, और मोलर मास हमारा क्या निकला था 40 ग्राम। तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो मैंने आपको अल्टरनेट मेथड भी बता दिया है। क्या बताया कि जो गिवन मास है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू गिवन मास जो कि 1500 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आया है MgO का 40 ग्राम। तो जस्ट डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, और ये यूनिटरी मेथड से हमने किया। चलें जी बच्चों, लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा और उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। चलें जी, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।